जैसा साथियों आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है। इसे इसलिए मनाया जाता है ताकि हम फोटोग्राफी के इतिहास को और उसके महत्व को समझ सके, जान सके और जो कुछ भी नया हो रहा है उस बारे में अपनी समझ बना सके। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है और हम सब सोशल एक्टिविस्ट कहीं ना कहीं इस विधा से जुड़े हुए हैं। हम सब अपने काम में फोटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं, वो एक ज़रूरी इस्तेमाल है और उससे हमारी जो है वो स्टोरीज जो है, हमारा काम है, वो भी एक एविडेंस की तरह से पूरी दुनिया के सामने आता है। वैसे आप सबको कभी ना कभी फोटोग्राफी करना पसंद है, करवाना पसंद है। हमको किसी फ़ोटो खींचना और खिंचवाना अच्छा नहीं लगता सभी को, और अब तो सेल्फी काल आ गया है, तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपना सेल्फी लेने में और दूसरों की फ़ोटो खींचने में, और चूंकि सबके पास मोबाइल भी है तो सबके अपने अपने कैमरे हैं। वो ज़माना कुछ और हुआ करता था जब कैमरे या फोटोग्राफी जो है वो एक बहुत महंगी विधा हुआ करती थी, सबके बस की बात नहीं थी। लेकिन आज हम देखते हैं कि फ़ोटो जो है वो हर आदमी के हाथ में है और हर आदमी उससे कहीं ना कहीं जुड़ा है, और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हम जो है वो फ़ोटो के महत्व से इनकार नहीं कर सकते हैं। साथियों, आप सब जैसे जानते हैं विकास संवाद एक रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन है, भोपाल में बेस्ड है, और हम मध्य प्रदेश के और देश के 3-4 राज्यों में सामाजिक मुद्दों पर पिछले 20 सालों से काम कर रहे हैं। हमारा मुख्य काम डॉक्यूमेंटेशन को लेकर है, कम्युनिकेशन को लेकर है। मीडिया के माध्यम से हम विषयों को आम लोगों तक और आप सभी के माध्यम से एक व्यापक समाज तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और इसमें हमने अभी जो एक नया काम अपने हाथ में लिया है वो कम्युनिकेशन का काम है, और हम सोचते हैं कि आप सभी लोग जो हैं वो एक सोशल वर्कर के साथ में एक अच्छी कम्युनिकेटर भी हैं, जो समाज के विषयों को सामने लाते हैं, समाज की सच्चाई को सामने लाते हैं और उसे वाकिफ कराते हैं सरकार को, समाज को, पॉलिटिक्स को, ताकि वो जो परिस्थितियां हैं वो ठीक से हो सके। तो साथियों, ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए आज हम जिन शख्सियत को आपके साथ में मिलवाना चाहते हैं वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के अवसर पे, वो है श्री प्रकाश हथवल्ले जी। प्रकाश हथवल्ले जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। हमें बहुत अच्छा लग रहा है हमारे एक निवेदन पर आप हमारे साथ और हमारे साथियों के साथ में चर्चा के लिए आए हैं। तो कुछ तो एक आपकी जर्नी को जानने समझने का हमारा इरादा है, क्योंकि आपने केवल फोटोग्राफी बहुत तरह की होती है, कोई फैशन फोटोग्राफी है, और भी तमाम विधाएं होती हैं, लेकिन आपका नाम जब हम सुनते हैं तो वो एक सामाजिक सरोकार, सामाजिक विषयों पर और ऐसे विषयों पर जहाँ तक पहुँचना बहुत मुमकिन या थोड़ा मुश्किल होता है, उन इलाकों तक भी जाकर आपने काम किया है। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ में मिलकर बातचीत करके, और साथियों की आपकी यात्रा को जानने के साथ हम साथियों के साथ में बातचीत करेंगे, उनके सवालों को भी लेने की यहाँ पर कोशिश रहेगी। एक छोटा सा परिचय मैं आपका ज़रूर सभी साथियों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। प्रकाश जी का जो एक छोटा सा परिचय है वो पिछले 3 दशक से मध्य प्रदेश में और देश के कई अलग अलग हिस्सों में एक फ़ोटो पत्रकार के रूप में सक्रिय हैं। आपकी तस्वीरें, आपकी फ़ोटो कहानियाँ बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल जो पब्लिकेशंस हैं उनमें प्रकाशित हुई हैं। आप टाइम्स ऑफ इंडिया के से सेवानिवृत्त हुए हैं। इससे पहले आपने कई सारे अखबार एजेंसीज के साथ में काम किया है, और अब आप जो है वो एक स्वतंत्र फोटोग्राफर के रूप में काम कर रहे हैं, सक्रिय हैं, एक लंबा अनुभव अपने में लिए हैं। आपकी कई फ़ोटो प्रदर्शनी जो है वो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में लगी है, और एक प्रदर्शनी आपकी चाइना में भी लगी है। आपको अभी कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी अपने काम के लिए मिले हैं, जिनमें एक मानवता फ़ोटो पुरस्कार है जो चाइना में मिला था आपको। गरुड़ अंतर्राष्ट्रीय फ़ोटो प्रतियोगिता बाली में भी आपको सम्मानित किया गया है। राज्य फोटोग्राफी प्रतियोगिता में फ्रेंड्स ऑफ इंटरनेशनल फ़ोटो कॉन्टेस्ट में आपने जो नीदरलैंड में हुआ था उसमें भी आप विजेता के रूप में
शुमार हुए थे। और न्यूयॉर्क में जो एक यूएनडीपी ब्रांड पुरस्कार है उसका भी आपको प्रथम पुरस्कार मिला था। इसके साथ में आपको आठवां स्मिथ सीनियर यूएसए फोटो पत्रकारिता और मध्य प्रदेश का सर्वोच्च सम्मान भी मिला है। आपने अपनी फोटो जर्नलिज्म की यात्रा में अमेरिका, चाइना, फ्रांस, इंडोनेशिया सरीखे देश की यात्रा की है। और आपके जो चर्चित अभी तक के सबसे ज़्यादा चर्चित जो फोटोग्राफ हैं वो भोपाल गैस त्रासदी, जो भोपाल के अंदर में अब तक की एक सबसे बड़ी त्रासदी रही है, उसके आपने जो फोटोग्राफ किए हैं वो बहुत चर्चित रहे हैं। आपने मध्य प्रदेश में जो बाल विवाह के परिस्थितियां हैं, जो बाल विवाह हम देखते हैं, उसके बारे में आपने पिछले 30 साल से लगातार उस पर फोटोग्राफी कर रहे हैं। और इसके साथ में आपका एक और जो रामनामी संप्रदाय के फोटोग्राफ हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के एक जो संप्रदाय है वहाँ पर लोगों के चेहरों पर और पूरे शरीर पर जो राम नाम उन्होंने गुदवाने का काम किया है, वो फोटो आपने सबसे पहले लाए हैं। और उन फोटो के माध्यम से ही वो रामनामी संप्रदाय जो है वो आज यदि आप गूगल करेंगे तो देख सकते हैं उन फोटोग्राफ्स को कि कितने वो चर्चित हैं। तो ये प्रकाश जी की एक संक्षिप्त यात्रा है। ये कुछ उनके फोटोग्राफ्स हैं जो उन्होंने बाल विवाह पर खींचे हैं। ये भोपाल गैस त्रासदी के कुछ फोटोग्राफ जो हैं वो बहुत चर्चित रहे हैं। इसको देश दुनिया में एक जितना कवरेज मिला है शायद ही और किसी घटना को मिला हो, और एक बहुत भयावह त्रासदी हमारे सामने आती है। ये उनका 2002 में जो भोपाल में जल संकट हुआ था उसका एक फ़ोटोग्राफ है। तो वैसे बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमारा आज का जो मकसद है इस बातचीत का, उस मकसद में हम संवाद ज़्यादा करेंगे, बातचीत ज़्यादा करेंगे। प्रकाश जी, बहुत सारे साथी हमारे साथ में अलग अलग जगह से हैं, पूरे मध्य प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, नई दिल्ली से हैं। बहुत सीनियर साथी भी हैं और हमारे बहुत ज़मीनी साथी भी हैं जो बिल्कुल ग्राउंड पे काम कर रहे हैं सामाजिक मुद्दों पर लगातार। तो हमारा एक जानने का ये पहली जो हमारा एक आपसे जानने का था कि बहुत सारी विधाएं हैं फोटोग्राफ, एज ए फोटोग्राफर बहुत सारा कुछ हो सकता था, एक ग्लैमर की दुनिया भी है। तो आप जो इस तरह के इश्यूज में आपने अपना एक रास्ता बनाया या अपनी एक दिशा उसमें चुनी, एक अपना एरिया चुना जिसको आप आगे तक ले गए। और अभी भी हम देखते हैं कि एक ग्राउंड पर जैसे होता है, कई पत्रकार जो हैं पॉलिटिकल उसमें ज़्यादा काम करते हैं, या लेकिन आपने जो है हमेशा तवज्जो दी कि ग्राउंड पर जाकर फोटोग्राफ को करें। और तो मतलब कैसे आपकी एक यात्रा बनी, एक संक्षेप में यदि आप बता सकें। देखिए राकेश जी, मैं स्टार्टिंग तो मेरी फोटो जर्नलिज्म से शुरुआत हुई थी अखबारों में काम करते हुए, और उसके बाद जब मैं अखबारों में एक काम कर रहा था और जब मैं ट्रैवल करता था उस दौरान मुझे जो जिसे हम कहते हैं कि वो मुद्दे जो सच में ऐसा लगता था कि इन मुद्दों पे काम और गहराई से करना चाहिए, तो फिर मैंने उनको अपने पास, उस समय तो सिर्फ चूँकि अखबार की जो ज़रूरतें होती हैं वो एक दिन में करके जल्दी जाके आपको फोटो सबमिट करना होता है, पर मैंने ऐसे कुछ सब्जेक्ट जो मेरे को अच्छे लगे उस पर फिर मैं निरंतर हर साल मैं कुछ समय निकाल के उस पर निरंतर काम करता रहा। और उसमें मुझे लगता है कि मुझे सबसे ज़्यादा बाल विवाह जो उस समय मुझे बहुत, मतलब ये बाल विवाह मैंने शुरू किया है लगभग मान के चलिए आज से 25 साल पहले। मतलब उस समय जब डिजिटल फोटोग्राफी नहीं हुआ करती थी और आपको कैमरे से, एंड्रॉइड कैमरे से फ़ोटो जब आप लेते थे तो उस समय थोड़ा डिफ़िकल्टी तो होता था, मगर वो सब्जेक्ट ऐसा था कि वो जो बाल विवाह के जो मैं जो देखता था तो मुझे ऐसा लगता था कि इसको कैसे रोके और इसको क्या तरीका है कि इसमें बदलाव कर सकते हैं। हालांकि मेरे अकेले की बात नहीं थी, वो बस की बात नहीं थी, मगर कई लोग उस समय भी काम कर रहे थे। जिन एनजीओ को मैं अभी तक जानता हूँ, जो चेहरे अभी तक मुझे याद है, वो पता नहीं कहाँ है इस वक्त, पर चूँकि मेरा ये क्षेत्र मध्य प्रदेश तो था ही, मगर इसका कुछ हिस्सा राजस्थान में भी आता था, तो वहाँ जाकर भी मेरे को जो दिक्कत, क्योंकि आपके अपने प्रदेश में तो पहचान ये लोग ये सब लोग रहते हैं, पर जब आप राजस्थान में जाते हैं जहाँ आपको कोई पहचानता नहीं है, तो उस समय इस तरह, अच्छा वो समझ जाते थे कि बाद में मतलब करीब 10-15 साल बाद कि ये आदमी यहाँ पर हमारी फ़ोटो ताकता, फिर हम लोगों को तकलीफ देगा और पुलिस आएगी ये की। तो वो मैंने वो कॉन्फ्लिक्ट भी देखा उन लोगों के साथ, मगर तो फिर मैं निरंतर आज तक वो काम कर रहा हूँ, मतलब उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो मुझे लगता है कि
बहुत पावरफुल सब्जेक्ट है और निश्चित रूप से थोड़ा बदलाव तो आ रहा है, पर अभी भी मैं ये नहीं कह सकता कि संपूर्ण रूप से अभी वो खत्म हो गई ये प्रथा। अभी भी गांव में, पर्टिकुलरली गांव की बात कर रहा हूँ, ग्रामीण इसमें, शहरों में तो शायद इतना नहीं होता है, पर गांव में अभी भी निश्चित रूप से वो चालू है, जिसपे पता नहीं कलेक्टर मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन है वो कोशिश करता है उसको समाप्त करने की, या महिला बाल विकास, मगर वो जिस तेजी से और जिस ईमानदारी से होना चाहिए उस पर अभी मुझे थोड़ा सा अविश्वास ही होता है कि मतलब वो उस तरह से काम हो नहीं पा रहा है, क्योंकि अभी भी मैं देखता तो हूँ ही। और जब मैं छोटी पर्टिकुलरली दुल्हन को जो मतलब जिसको कुछ समझ ही नहीं है, मतलब मैंने तो जो मुझे अभी याद है राजस्थान में, मतलब वो शायद 2 या 3 साल की थी, मैं तो गोदी में आई थी अपने पिताजी की, तो वो फोटो मुझे मतलब निश्चित रूप से वो उतर ही नहीं पाता है, वो चेहरा मुझे मतलब हमेशा याद रहेगा। मतलब अब हो गई होगी वो करीब करीब 25 साल की या ज़्यादा, 25-30 साल की, मगर वो चेहरा मैं भूल ही नहीं पाता। तो ऐसे और भी चीज़ें हैं, जैसे मंदसौर एरिया में, मतलब मालवा के उस बेल्ट में बाछड़ा कम्युनिटी जो मतलब वेश्यावृत्ति में लगी हुई है, देश जिसे हम व्यापार कह सकते ज़्यादा उसको होगा, और वहाँ पर भी कई लोग काम कर रहे हैं, मगर सफलता और ये उसमें मिलने में टाइम लगेगा, ऐसा मुझे लगता है। और मेन मुझे लगता है कि शिक्षा, जिसकी बहुत कमी है उस क्षेत्र में, और थोड़ी सी सरकार की भी इच्छा शक्ति होना चाहिए जिससे वो उसको बंद करे, या उनके लिए कुछ दूसरा रोजगार के साधन ढूंढे, जिससे कि वो कम से कम इस चीज़ से मुक्ति मिले उन लोगों को, और वो कोई अच्छे काम में लग जाए। बिल्कुल। 2-3 चीज़ों पर आपने बहुत अच्छे से इशारा किया, और आपने ये बात भी कही कि NGOs के साथियों ने आपकी इस काम में मदद की, बाल विवाह वाली उसमें। तो ज़मीन के साथी जो है वो ज़मीनी मुद्दों से ज़्यादा करीब में रहते हैं, उनको विषय पता रहते हैं। तो पहले ऐसा हुआ करता था कि हमारे जो ज़मीनी साथी हैं उनके पास में उस तरह की तकनीक नहीं हुआ करती थी या प्लेटफॉर्म नहीं हुआ करते थे। अब दोनों तरह की संभावनाएं हैं कि एक तो मोबाइल फ़ोटोग्राफी का भी हो गया है, अभी देख रहे हैं कि मोबाइल फ़ोटोग्राफी से आगे भी मोबाइल जर्नलिज्म की तरफ हो गया है, और बहुत सारे संस्थान जो हैं अब मोबाइल के माध्यम से ही पूरा मुख्य धारा की पत्रकारिता भी शिफ्ट हो गई है। तो अभी किस तरह का जो स्कोप है वो हमारे जो सब साथी बैठे हुए हैं यहाँ पर और समझ रहे हैं, क्योंकि वो विषयों की उनके पास में समझ है, विषयों की उनके पास में जानकारी है, तो वो अपने काम में किस तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं या क्यों उनको करना चाहिए? मेरा ऐसा मानना है कि जो इमेज है या जो चित्र है या जो फोटो है वो बहुत पावरफुल एक विधा है। मतलब मैं फोटोग्राफी की तरफ बात कर रहा हूँ, तो जब जो आपके साथी लोग हैं, अगर वो कोई भी समस्या, कोई भी विषय को अगर फोटो के द्वारा अगर चित्रित या रेखांकित करे, तो मुझे ऐसा मानना है कि वो ज़्यादा पावरफुल रहेगा, बजाय इसके कि अगर मैं आपको कहानी बताऊं कि जो शब्दों में है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लिखा हुआ कमज़ोर है, पर मेरा ऐसा पूर्ण मानना ही नहीं है, मतलब विश्वास है कि फोटो को जो लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं, अगर वो अल्टर नहीं किया हो, मतलब उसको बनाया नहीं गया हो, क्योंकि वो आजकल बहुत ज़्यादा फोटोशॉप हो रही है, तो जो दुखद है, मतलब उसमें मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, पर फोटो पर लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं। और इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर कोई लोग फोटो के साथ अगर अपनी स्टोरी को पब्लिश करे या बताए लोगों को, तो लोगों को अधिक विश्वास होता है। और मुझे लगता है कि लोग बहुत जल्दी, इसलिए मैं कहता हूँ कि जो फोटो की जो ताकत है वो निश्चित रूप से बहुत है। इसलिए हर वॉलंटियर्स को या जो इसमें काम कर रहे हैं वो अगर फ़ोटो का अच्छा इस्तेमाल करें, और आजकल तो सच में कह रहा हूँ कि मोबाइल के फ़ोटोग्राफी को मैं बहुत ही ताकतवर इसलिए मानता हूँ कि कई लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोबाइल फ़ोटोग्राफी से, और कई लोग जो बेसिक उसको बस सिर्फ सेल्फी और इस तरह के फ़ोटो लेना और बस सिर्फ क्लिक करना है, तो
थोड़ा सा अगर उसको संवेदना के साथ, थोड़ी ईमानदारी के साथ, थोड़ी मेहनत के साथ, थोड़ा समझ के साथ अगर फोटोग्राफी का इस्तेमाल करें, मोबाइल फोटोग्राफी का मैं पर्टिकुलरली, क्योंकि कैमरे तो बहुत महंगे हैं तो हर आदमी नहीं खरीद सकता पर मेरा ऐसा विश्वास है कि अगर मोबाइल से अच्छी फ़ोटो खींचे तो वो, क्योंकि मैं आजकल कई जो फ़ोटो देखता हूँ इवन इसमें अखबारों में, मुझे बाद में पता चलता है कि वो मोबाइल से खींचे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि तो बहुत अच्छा ये वो है। और फोटो को धीरे धीरे मैं वीडियो क्लिप जो देखता हूँ मोबाइल से, मतलब अगेन वो है तो इमेज ही, जो आपको आपको उस पर भरोसा करने के लिए आपको प्रोत्साहित करते कि नहीं यार ये अगर हुआ है, ये घटना हुई है या दुर्घटना है या ये हादसा या ये समाज में जो जिस तरह की बुराइयां हैं वो रेखांकित करती है, तो उसका फ़ायदा तो है। तो उसको थोड़ा सा सजगता के साथ अगर वॉलंटियर या कोई भी वो करे तो मुझे लगता है वो ज़्यादा लाभदायक। बिल्कुल, किसी ने कहा भी है कि एक फ़ोटो जो है वो 4000 वर्ड्स के बराबर होता है। 4000 वर्ड्स की आप स्टोरी लिखेंगे और यदि आप एक फ़ोटो अच्छा क्लिक कर देंगे तो फ़ोटो भी उसी के बराबर होगा। तो ये तो बहुत ही अच्छा है। और जो एक मोमेंट है या जिस वक्त भी कोई घटना हो रही है या जहाँ भी आप मौजूद हैं, जहाँ किसी तरह के फ़ोटो की संभावना है, तो उसको आप ज़रूर क्लिक करने की कोशिश कीजिए। और हमें लगता है कि ये इतना मुश्किल भी नहीं है जितना कि पहले हुआ करता था। कुछ तकनीकी बातें हैं जो हम और भी अपने सेशंस में बात कर सकते हैं, आगे भी बात कर सकते हैं कि कैसे एक अच्छा फोटोग्राफ लेना चाहिए। उस पर आज हम नहीं जाएंगे। आज हमारी खास एक पर्सपेक्टिव वाली एक जो बातचीत है वो हम आपसे जानना चाह रहे थे, क्योंकि हमें ये भी लगता है कि आजकल जो है वो स्टोरी कहने का या अपनी बात को बताने का, अपनी कहानी को दुनिया तक पहुंचाने का भी एक पैरेलल आपको काम करना चाहिए। क्योंकि जो नैरेटिव आजकल बनाए जा रहे हैं, बन रहे हैं, और एनजीओ या सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए जिस तरह का है, तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि वो अपने अच्छे काम की कहानियों को सामने लाएं। तो इसके लिए हमें लगता है कि फ़ोटो एक बहुत ज़रूरी विधा है। जैसे हम देखते हैं हमारे कई साथी लोग करते हैं कि वो जब वो काम नहीं हुआ था वहाँ की तस्वीर है, और अब जैसे बहुत सारी जगह पे पानी के हमारे साथियों ने काम किए हैं, गांव-गांव में पानी की संरचनाएं बनाई हैं, और अब वो बारिश हो गई है तो लबालब भरे हुए हैं। तो एक पुराना एक फ़ोटो है और एक फ़ोटो जो अब पानी लबालब का है, दोनों अपने आप में एक कंप्लीट स्टोरी कह देते हैं। तो हमारे साथियों से यही निवेदन है। हमें लगता है कि क्या ये बहुत कठिन काम है? नहीं, मतलब अगर एक बार आप ठान लो कि अगर इस तरह से दोनों इसको दिखाएं, पूर्व में और बाद में, तो निश्चित रूप से ये फायदा तो होगा लोगों को। और मेरे ख्याल से सभी को इसमें बस थोड़ा सा लगन के साथ, और क्योंकि मुझे फिर वही कहना चाहता हूँ कि एक फोटोग्राफ दस्तावेज भी बन जाता है, ताकि पुराना ये था, और वो जो कई बार मुझे लगता है कि ज़्यादा पावरफुल दस्तावेज होता है, जो आप कह सकते हैं सरकार के सामने कि ये हमने पहले देखा था और हमने ये करके दिखाया है, तो वो ज़्यादा लाभान्वित, उससे लोग लाभ। बिल्कुल, दो छोटी छोटी और कहानियां हैं, फिर हम लोग सवाल जवाब की तरफ भी चल सकते हैं। और हमारे साथियों के साथ में आप सब साथियों से निवेदन है कि आपके जो भी सवाल हैं होंगे, बहुत सीनियर एक फ़ोटो जर्नलिस्ट हम लोग के साथ में हैं 5 बजे तक, तो आपके पास जो भी सवाल हो या तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा या आप अपने माइक को जो है वो ऑन करके हैंड रेज करके अपने सवाल भी पूछ सकेंगे। लेकिन दो एक बहुत महत्वपूर्ण काम हथवल्ले जी के हमारे सामने हैं। एक भोपाल गैस त्रासदी है और दूसरा जो उनका काम है वो छत्तीसगढ़ के एक रामनामी संप्रदाय पे। इन दोनों जो काम है इसकी एक छोटी जर्नी या कैसे वो हुआ था, आपके कुछ अनुभव आप सुनाना चाहिए। भोपाल गैस त्रासदी, चूँकि मैं उस समय भोपाल में ही था और उन दिनों 84 में, मतलब अब लगभग 40 साल होने आए, मतलब अगले साल 40 साल हो जाएंगे। सो शुरुआत में मैंने उसको ऐसे ही कि जैसे फोटोग्राफर, उन दिनों ऐसे फोटो पत्रकारिता शब्द ऐसा कोई भारी भरकम शब्द आया ही नहीं था। होता होगा दिल्ली में, पर भोपाल में मैं बहुत छोटा था, मतलब हार्डली 23-24 साल का लड़का। तो उस समय मैंने स्टार्टिंग जब की फोटोग्राफ शुरू खींचना, तो पहले इनिशियल 1-2 दिन तो मुझे कुछ नहीं लगाया था, पर मुझे उसके कुछ ही दिनों के अंदर, मतलब सप्ताह भर के अंदर समझ में आ गया कि ये जो त्रासदी है ये कितनी बड़ी है।
और कितनी महान, मतलब महान इन द सेंस कि इसमें ये पूरा, जिसने पूरे विश्व को इस तरफ आकर्षित किया। और फिर मैंने इसमें लगातार, उसके बाद फिर मैं आज तक उसको डॉक्यूमेंटेशन बीच बीच में जाता हूँ, अब क्योंकि उतना वो नहीं रहा है, पर आज भी मैं उसको, मेरे को ऐसा मानने चलता हूँ कि फोटो मतलब भोपाल गैस त्रासदी, या इवन जो रामनामी है, जो कास्ट को लेकर जो मैंने वो देखा कि रामनामी समाज के लोग कोई ऐसे झगड़ालू या गुस्से वाले नहीं थे। उनको जब, ये है तो पुराना, मतलब आज़ादी के पहले, जब उनको मंदिर में या बड़े इसमें अपर कास्ट लोगों ने निषेध किया कि आप नहीं आ सकते, तो उन्होंने बगैर झगड़ा किए, बगैर कुछ मारा पीटी किए, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर ये राम तुम्हारे वो है तो हम अपने राम हमारे पास रख लेते हैं। और उन्होंने अपने पूरे शरीर में, मैं इसको ऐसे रिबेलियन ही कहेंगे अपन जिसको, कि उन्होंने उसके विरोध में पूरे अपने शरीर में राम राम गुदवा लिया कि अब राम हमारे शरीर में, अब कैसे निकालोगे हमसे राम। तो मेरे को, मगर वो निश्चित रूप से एक बहुत ही बड़ी स्टोरी उस तरह से वो है, जो अगर आप सोचो कि पूरे शरीर में राम गुदवाना कितना दर्द हुआ होगा, और दर्द को एक दिन का नहीं, वो पूरे कई सालों में, 10 साल में पूरे करते थे। तो 10 साल में वो दर्द, और उसमें से खून भी निकलता था उस समय, मतलब गुदवाने का कितना टेक्नोलॉजी कितनी क्रूड रही होगी। अब तो खैर गुदवाने का टेक्नोलॉजी आ गई है, तो आजकल तो फैशन में आ गया है। तो वो सब चीज़ें मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि जो अगली जनरेशन है उनको कुछ तो पता चले कि ये इस तरह के हादसे या इस तरह की चीज़ें हैं जो फोटो के रूप में आपको अगर आप प्रस्तुत करते हो, तो जो अगली जनरेशन है उनके पास कम से कम वो सब चीज़ याद रहता है, या याद रहना चाहिए। अब जैसे नई जनरेशन के लड़कों को भोपाल गैस त्रासदी का कभी अगर पूछो तो उनको कुछ आइडिया ही नहीं है कि उसको वो क्या हुआ था, वो क्या है ऐसी। मेरा मतलब है कि इन सब चीज़ों को, इसलिए फ़ोटो जो है, फोटोग्राफर वो उसको डॉक्यूमेंट करता है। वो समाज को अगर बदल नहीं सकता तो कम से कम वो बदलते हुए समाज को दिखा तो सकता है कि समाज किस तरह बदल रहा है। और मुझे लगता है यही एक पावरफुल विधा है जो आपको हमेशा, जिस पर आपको विश्वास करके आप उसको उसकी तरफ फोटोग्राफी करते हो, और अच्छे कई सब्जेक्ट पे काम करके लोगों को उस पर अच्छाइयाँ उससे लेना और बुराइयाँ उससे छोड़ना, ये इसको प्रेरित करना। बढ़िया है। तो रामनामी संप्रदाय से जो लोग वाकिफ नहीं हैं उनको बता दें कि या आप गूगल पर उनके सर्च करके फ़ोटो भी देख सकते हैं। रामनामी पूरे शरीर पर घुटने, जो आजकल हम टेटू की बात करते हैं, तो वो पूरे शरीर पर टेटू जैसा उनका होता है, और बहुत ही, उसको सबसे पहले आप ही लेकर आए थे और बहुत चर्चित फ़ोटो थे। तो ये है कुछ और बहुत इन डेप्थ तो नहीं, लेकिन हम सोचते हैं कि यदि हम हमारे साथी लोग जो फोटोग्राफी करते हैं, या आप इन जनरल जाके देखते होंगे, तो मतलब उसके लिए यदि आप कुछ टिप्स हमारे साथियों को देना चाहें और कुछ गलतियों पर ध्यान दिला पाएँ। देखिए, मोबाइल से जनरली जो मैं देखता हूँ, किसी को भी मोबाइल से फ़ोटो खींचते हैं वो हमेशा एक ही एंगल से, अपने जो आई लेवल पे जो चीज़ दिखती है उसी से वो देखने की कोशिश करता है। मेरा कहना है कि अगर आपको कोई चीज़ सब्जेक्ट या कोई भी वो दिख रहा है, तो उसमें बेसिक में आप ये देखो कि ये जो इस सामने वाले एंगल से अच्छा लगेगा, या बैठ के अच्छा लगेगा, या थोड़ा हाइट लेके मैं अगर इसको करूँ तो ज़्यादा चीज़ें दिखेंगी इसके अंदर। तो थोड़ा सा जनरली उसको ऐसे खींचना है, इसलिए खींचना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं इसको अच्छा एक तस्वीर बनाऊँ। तो उसके लिए थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी कि लाइट कहाँ से आ रही है, कि मेरे अगेंस्ट लाइट तो काम नहीं कर रहा हूँ मैं। और अल्टीमेटली वो फ़ोटो अगर पावरफुल बनाना है तो उसके लिए आपको उसकी जो आप मोबाइल में आपके पास करने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी एक्सपोजर या कुछ, क्योंकि मोबाइल में है आजकल कई गैजेट जिसमें आप उसको टेक्निकली थोड़ा और बेहतर कर सकते हैं कि मैं इसको वाइड एंगल में लूँ या इसको मैं पोर्ट्रेट करूँ, इसका बैकग्राउंड क्या लेना चाहिए। अगर मैं किसी व्यक्ति चित्र का फ़ोटो ले रहा हूँ तो अगर वो उसके बैकग्राउंड में कौन सी से वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये सब चीज़ों को थोड़ा अगर ध्यान रखें तो मुझे लगता है कि मोबाइल फ़ोटोग्राफी कोई बुरी नहीं, क्योंकि आजकल उसके जो पिक्सल है वो सब अच्छे हैं। और मुझे मतलब आजकल देख रहा हूँ मोबाइल फ़ोटो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और आजकल तो बहुत अच्छे कैमरे आ गए, मतलब मोबाइल फ़ोन आ गए जिसके कि कैमरे भी बहुत अच्छे हैं, जो आपको निश्चित रूप से
कई चीजें जी, सुधार सकते हैं। लेकिन उससे बड़ी तकनीक से बड़ी बात है कि आपका आपके पास विजन, सब्जेक्ट वाला मसला जो है सब्जेक्ट उसमें भी है भी और थोड़ा सब्जेक्ट के प्रति गंभीरता से सोचे कि आखिर ये इस पे और क्या क्या चीज हो सकती है और आप कर सकते हो उसमें। बिल्कुल। तो आप बहुत मुश्किल नहीं है, तो सब लोग जो हैं वो तैयार हो सकते हैं और अपने अच्छे फोटोग्राफ्स के लिए प्लेटफॉर्म भी अब उतने मुश्किल नहीं है। सोशल मीडिया में तो बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म है। इवन मुझे लगता है कि आजकल जो छोटी छोटी कॉन्टेस्ट है जो मतलब देश विदेश दो जगह होती है, जो मोबाइल की फोटोग्राफी मांगती है, जो तो उसमें भी पार्टिसिपेट करें तो उससे आपको कई चीज़ें सीखने को मिलती है। और गूगल करके आप कई चीज़ें सब्जेक्ट की चीज़ों को आप देख सकते हो कि उसने ऐसा कैसे किया, जो अगर हिंदुस्तान में नहीं है तो वो बाहर किस तरह से उसको प्रदर्शित करते हैं। और मुझे लगता है कि बहुत पावरफुल मीडिया है सोशल मीडिया। तो भैया इसके कि खर्च करने के लिए आपको कोई फ्रेंड्स की भी जरूरत नहीं है, आप उसमें अपना काम दिखा सकते हो। जी ज़रूर, लेकिन हमें ध्यान ये रखना चाहिए कि हमारी फोटोग्राफी से किसी की गरिमा जो है वो एग्जैक्टली, भंग ना हो, क्योंकि हम बिल्कुल। लोग ग्राउंड में जो तस्वीरें देखते हैं बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं बिना कपड़ों के भी हाँ, उसको अवॉइड करना चाहिए। तो बल्कि उसको मुझे तो लगता है कि अगर कुछ जगह पर तो अभी आपको पूछना भी चाहिए कि भाई मैं आपकी तस्वीर ले सकता हूँ क्या। और अगर वो पूछे कि क्यों चाहिए, तो उसको आप जस्टिफाइड रीज़न बताइए कि भाई मेरे ये कारण है और इससे, और उसको कन्विंस कीजिए। मुझे नहीं लगता कि वो मना करेगा। अब निश्चित रूप से जो ये आपने जो पहला उदाहरण दिया कि बच्चे के इसमें उसको थोड़ा गरिमा तो होना ही चाहिए। मतलब आप उसकी लिबर्टी को इतना भी नहीं कि आप उसकी बगैर पूछे आप एक अगर गरीबी भी दिखानी है तो उसके लिए उसके ज़रूरी नहीं कि उसको चेहरा भी दिखाया जाए, उसके चेहरा बगैर दिखाए भी उसकी गरीबी दिखाई जाए, या कोई भी इस तरह का मेरा मतलब है जो जिसमें उसकी गरिमा ना खराब हो, उसको बुरा ना लगे कि क्यों मेरा फोटो ले रहे हैं। और पूछ के लिए तो ज़्यादा अच्छा था, ज़्यादा मुझे लगता है वो कभी मना नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है। और इसी तरह मुझे लगता है कि हम जब कोई फ़ोटो फॉरवर्ड भी करते हैं, यदि सोशल मीडिया पर या अपने व्हाट्सएप पर कोई दूसरा फ़ोटो आता है, तो उसकी सच्चाई को हमें ज़रूर समझ परखना लेना चाहिए, चाहिए कि बिल्कुल वो सच है या नहीं है। क्योंकि अभी आप बात भी कर रहे थे कि फ़ोटो के माध्यम से, फ़ोटोशॉप के माध्यम से जो है वो बहुत झूठ भी फैलाने की संभावना है। इसलिए हमें बहुत अलर्ट होकर इस विधा ध्यान का रखना चाहिए, उपयोग बिल्कुल। करने की ज़रूरत है आज के वक्त, जब झूठ भी उतनी ही ज़ोर से बोला जा रहा है जितना कि तो बहरहाल अब जो है वो हम अपने साथियों की तरफ रुख करेंगे और सवालों का और बातचीत का सिलसिला भी जारी रखेंगे। लेकिन हम अभी जो है वो सवालों को ले रहे हैं। आप सब अपने चैट से भी सवाल कर सकते हैं और हैंड रेज करके भी सवाल जो है अपना पूछ सकते हैं। अभी मुकेश जी हैं, मुकेश जी ने हाथ उठाया है। मुकेश जी अपना माइक को जो है वो ऑन करके सवाल पूछ सकते हैं। जी मुकेश भाई। आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है। जी सर, नमस्ते। मैं मुकेश सर, गाँव विकास सिद्धांत समिति कौशाम्बी यूपी से हूँ मैं। सर एक बहुत अच्छी बात है आपको सुनने को मिली है। जानना है मुझे था कि कोई स्टोरी इस तरह की आपको सुनने की है, या कोई समस्या है, या इस तरह कोई केस स्टडी है कि उसको हम कैसे फोटो से हम उसको प्रेजेंट कर सकें कि अगला ये किस तरह सिचुएशन की क्या है या क्या क्या करेंगे, किस स्टेप पर रखेंगे, वो हम थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी चाहे, किस तरह हम अपनी बात को फोटो से बता सके अपनी कहानी। जी, इसमें मुकेश भाई हमें लगता है कि वो हर केस स्टडी के लिए या हर विषय के लिए आपको फ़ोटो के लिए भी उसी तरह की रणनीति बनाने की ज़रूरत होगी। मान लीजिए आप एक कुपोषित बच्चे की केस स्टडी बना रहे हैं, तो हमें लगता है कि आपको उसके पूरा एक जो जर्नी है, मान लीजिए आपने एक बच्चे के साथ लगातार काम किया है और उसको कुपोषण से बाहर निकालने में उसके लिए आप एक मददगार साबित हुए हैं। तो आप उसकी जो है वो शुरुआत से लेकर और वो जब हॉस्पिटल में दाखिल हुआ, वो जब एनआरसी में दाखिल हुआ, उसका आंगनवाड़ी में आपने वजन कराए, तो इस तरह की एक जर्नी को यदि पूरा डॉक्यूमेंट करेंगे तो वो अपने आप में एक कहानी बनकर सामने आ सकती है। हमारे बहुत सारे साथी पानी का काम कर रहे हैं, जैसे हम जिक्र कर रहे थे, तो वो पहले का भी फ़ोटो ले रहे हैं और पानी के काम का बाद का भी फ़ोटो ले रहे हैं। और यदि आप 3 महीने बाद जब उस पानी से मान लीजिए कोई फसल वहाँ पर
पैदा हुई है, कोई खेत लहलहा रहे हैं और उसकी भी फ़ोटो एक लगा देते हैं और केवल 3 फ़ोटो के ज़रिए आप स्टोरी बता देते हैं या एक उसका छोटा सा वीडियो में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो अपने आप में एक मुकम्मल कहानी बन सकती है जो आपके पूरे काम को, आपको और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, वो पूरे काम को जो है वो फ़ोटो के माध्यम से ही कह सकते हैं। बस आपको अलर्ट रहना है कि जितना काम आपको अपने किसी बच्चे की स्थिति में या किसी पानी की संरचना में या किसी और पेड़ लगाने के काम में या ऐसे जितने भी जो भी डोमेन में आप काम कर रहे हैं, जिस भी मुद्दे पर आप काम कर रहे हैं, उस मुद्दे का आप जितना जोर उस काम को करने में लगा रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंटेशन करने में भी, फोटो डॉक्यूमेंटेशन करने में भी या वीडियो करने में भी यदि उतना ही आप अलर्ट रहें शुरुआत से, तो मुझे लगता है कि आपको और अलग से एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फोटोग्राफी इतनी, जैसे प्रकाश जी हमारे बता रहे हैं, इतनी पावरफुल विधा है कि वो अपने आप में ही आपकी कहानी को, आपकी केस स्टडी को सबके सामने लेके आ सकती है। इसमें और कुछ प्रकाश जी आप थोड़ा चाहें? जैसे आपने बोला है कि इसको करीब 5 एक अच्छे फोटो में, अच्छे से सब, जो मेरा मतलब है कि जो उसका ग्रेजुअली जो उसको उस स्टोरी को जो जैसे आपने बताया कि बच्चे, पुष्पोषित बच्चे की पहली स्थिति पहले 6 महीने की, तो उसमें अच्छी आप तस्वीरें अगर करें, उसके बस में से एक फ़ोटो छाटें और फिर 6 महीने के बाद में जब NRC में गया है, उसके बाद वज़न लेते हुए, फिर उसके बाद वो किस तरह से उसकी हेल्थ, मतलब उसका वज़न बढ़ रहा है, और इस तरह करते हुए फिर हंसता हुआ करके क्या, अगर आप बनाए तो उस पर लोग ज़्यादा वो करेंगे। मैंने कुपोषित बच्चों पे मैंने काम किया है और NRC पे भी मैं कुछ काम किया है, जो मुझे लगता है कि इसी तरह का मैंने फ़ोटो स्टोरीज देखी है। कोई और साथी? जी पूर्णिमा। नमस्ते प्रकाश सर, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी क्योंकि आपने कई बार मेंशन किया कि काफ़ी चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस में आपने कई बार फोटोग्राफी की है, तो उस तरीके के चैलेंजिंग एरियाज में जाते वक्त, फोटोग्राफी करते वक्त क्या पॉइंट्स या क्या प्रिकॉशंस एज अ फोटो जर्नलिस्ट ध्यान में रखना चाहिए ताकि हम भी किसी डेंजर सिचुएशन में ना आए और हमारा काम भी हो जाए और किसी और को भी ऑफेंसिव फील ना हो, कोई और भी सामने वाला जिसकी फोटोग्राफी कर रहे हैं उसको भी बुरा ना लगे। बिल्कुल, एक चीज़, आपका सवाल और पूरा हो गया, तो एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं। पूर्णिमा पहले भोपाल में ही काम करती थी हमारे साथ में और हमने कई यात्राएं साथ में की। एक बार बाल विवाह के मुद्दे पर भी हम राजगढ़ में गए थे। राजगढ़ पर एक जो मंदिर है अच्छा, मैं याद आ गया जी, और हमने वहाँ पर किस तरह से बहुत अलर्ट होके और मतलब लोगों को पता ना चले और खुद को सुरक्षित करते हुए भी, क्योंकि डर भी लग रहा था हम लोग बिल्कुल, गगन भाई भी हमारे साथ में थे, तो वो बहुत एक एडवेंचरस मामला था, इसलिए शायद पूर्णिमा ने जो सवाल किया है वो यहाँ पर है। और बाकी आप सब साथियों के नज़रिए से भी, क्योंकि आप भी जो है कई बार बहुत संवेदनशील विषयों पर खड़े होते हैं ज़मीन पर। आपको एक किस्सा याद होगा, धार जिले में एक महिला एवं बाल विकास विभाग की एक साथी थी जिनके ऊपर हमला हुआ था और उनका हाथ भी काट दिया था। तो जब हम ऐसे संवेदनशील विषयों को उठाते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि आप किस तरह से विषयों को उठाते हैं, लोगों को सामने ले जाते हैं, मीडिया में ले जाते हैं और बाकी भी सरकार के सामने भी ले जाते हैं, तो एक तरह से हमारे सामने भी वो होता है, इसलिए अलर्टनेस की तो काफ़ी जरूरत तो है। पर अब मुझे लगता है कि जब एज ए फोटो जर्नलिस्ट आप जब किसी रिपोर्टर के साथ भी, जब पर्टिकुलरली मैं अगर इसी की बात करूं बाल विवाह की, तो अब कुछ चीज़ें तो जो है थोड़ा सा तो निश्चित रूप से आपको गरिमा या उसकी वो तो करना पड़ेगी। पर मेरा ये मानना है कि अगर मैं जब फोटो लेता था तो कई बार झगड़ा तो भी होता था। झगड़ा मतलब वाद विवाद कि आप क्यों ले रहे हैं, और मुझे लगता था कि उसके बाद मेरे पास कोई उसका जवाब तो नहीं रहता था उस वक्त। पर चूंकि मेरे को एक अच्छा फोटो अगर तस्वीर बन रही है, मुझे पता है कि ये बाली, ये छोटी बच्ची है जिसकी शादी हो रही है और ये परिवार के लोग जो बड़े हैं जिनको उनको एक्सपोज करना चाहिए, तो मैं लेता था। थोड़ा विवाद भी होता था, कभी एक हाथ बारी थोड़ा मारा पीटी नहीं, उन्होंने मारा मुझे, मैं मारा भी नहीं, चाटा मारा वो। अब वो चूँकि पहले तो बड़ा बुरा लगा था, पर मुझे अब लगा कि भाई ठीक है, उनका वो उस समय का रिएक्शन था। मगर मुझे लगता है कि वो तो एक अब कोई भी आप स्टोरी करने जाते हो उसमें
ये थोड़ा तो ये रहेगा, अगर वो आप उस पर तरफ अगर ठीक से उस पर काम कर रहे हो तो उसमें इतना बुरा भी मानना नहीं चाहिए। और उससे माफ़ी मांगते हुए मैं निकल गया था वहाँ से, पर वो चैलेंजेस तो है। अब उसमें उस तरह कि हमें जितना आप उसको अवॉइड कर सकते हो उसको कर लें, और बाकी प्रिकॉशन तो लेना ही चाहिए जितना आप ले सकते हो। बिल्कुल, जैसे हमारे मीडिया में होता है कि जो एक अच्छा रिपोर्टर होता है वो हमेशा एक अपनी स्टोरीज के साथ में एक फ़ोटो के लिए भी उतना ही जोर लगाता है जितना कि वो स्टोरी में अपने इनपुट देता है। तो और एक अच्छा रिपोर्टर उसे माना भी जाता है मीडिया हाउस के अंदर, क्योंकि हमारा अपना जो अनुभव रहा है उसकी फ़ोटो पर भी उतनी कोशिश रहती है। इसलिए वो केवल स्टोरी को पकड़ लेने भर से संतुष्ट नहीं होता। पूर्णिमा भी ऐसे ही हमारा फ़ोटो के लिए भी खूब अलर्ट रहती थी, और ट्यूनिंग भी बड़ी रहती है। जैसे हमारे एक श्रावणी जी हैं, उनकी भी कुछ साथियों के साथ में अच्छी ट्यूनिंग है। पूर्णिमा हमेशा गगन जी को साथ में ले जाती थी, तो वो एक ट्यूनिंग भी बन जाती थी। और जैसे हम और भी मीडिया हाउसेस में भी देखते हैं, जो अच्छे कैमरा रिपोर्टर होते हैं वो अपने कैमरामैन को भी उतना ही क्रेडिट देते हैं, क्योंकि एक ट्यूनिंग एक समय के बाद हो जाती है। तो यहाँ पर भी हमें एक अच्छी कोशिश ये करना चाहिए कि यदि हम खुद दूसरा यदि कोई काम कर रहे हैं, मतलब एक एनजीओ के अंदर या एक संस्था के अंदर में कुछ साथी होंगे जो अच्छा स्टोरी करेंगे, कुछ साथी अच्छा कम्युनिटी में बातचीत करेंगे, और एक दो साथी ऐसे भी होंगे जो अच्छा वीडियो या फोटो करके उसको एडिटिंग वगैरह करवा सकते हैं। तो हमें अपनी संस्था के अंदर में ऐसे अलग अलग डायमेंशंस के साथ में, जब हम इंडिविजुअल भी सोचते हैं और संस्था के अंदर जब हम सोचते हैं, तो हमें एक संस्था के अंदर एक या दो लोगों को ऐसा जरूर तैयार करना चाहिए जो कि फ़ोटो और वीडियो वाले हिस्से को एक मास्टरी के साथ में कर सकें। और हम जो विकास संवाद में यहाँ पर और भी एक्सपर्ट के साथ में जो कोशिश कर रहे हैं कि एक छोटे उसमें संसाधनों के साथ में, कम रिसोर्सेज के साथ में इस विधा में कैसे हो पाए। अभिज्ञता हमारे साथ में है इस मीटिंग में। आपका स्वागत है अभिज्ञता। और आप सवाल, अभिज्ञता जो है वो चाइल्ड राइट्स एंड यू में मीडिया वाला हिस्से को आप देखते हैं और एक लंबा अनुभव है आपके पास में। तो अभिज्ञता आप सवाल कर सकते हैं। नमस्कार। तो एक छोटा सा प्रश्न था। मेरा हिंदी बहुत खराब है, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। तो कभी कभी ये एक्सपीरियंस हम करते हैं, लाइक हेलो, एम आई ऑडिबल? या ओके। तो कभी कभी ये हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि व्हेन वी ऐसा कोई स्टोरी हम कर रहे हैं चाइल्ड मैरिज के ऊपर, चाइल्ड लेबर के ऊपर, और फॉर एग्जांपल चाइल्ड ट्रैफिकिंग के ऊपर, बहुत सेंसिटिव होता है टॉपिक। तो कभी कभी हम मतलब ये कोशिश करते कि बच्चियों को और बच्चों का आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए हमें, बिकॉज देयर इफ वी डिस्क्लोज देयर आइडेंटिटी, अगर फेस का फोटो हम ले लेते तो मतलब दे आर इन डिस्ट्रेस, और प्रॉब्लम हो सकता है। और इफ इट्स अ केस ऑफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग सर्वाइवर्स, that's बिल्कुल against the law. You cannot actually disclose the identity of इसके बारे में अगर थोड़ा चर्चा करते बहुत। थैंक यू सो मच। क्या जो अभी जो गाइडलाइन के हिसाब से तो आप ब्लर करते हैं तो है ही, और चूंकि अगर आपको ब्लर कर दिया तो आप उसको आइडेंटिफाई तो नहीं कर पाते हैं, पर आपको एटलीस्ट विश्वास तो होता है कि ये रियल स्टोरी है वो, और उसको आप कोई उसको सिर्फ आप जानते हैं और वो जानती है या वो जानता है जिसके फ़ोटो आप ले रहे हैं। और आप उसको अगर उसका नाम भी अगर स्क्रिप्ट में मतलब लिखने में, इस रिपोर्टिंग में अगर नाम भी बदल के लिख दें तो कहानी तो आप लोगों को विश्वास होती है कि आखिर ये घटना हुई है, इस गांव में हुई है। और तो यही इसका एक तरीका है अभी जो समझ में आ रहा है। पर और फिर आप अगर ब्लर करना नहीं चाहते और भी करना चाहते हो, आप उसका चेहरा को किसी तरह आप उसको छुपा लीजिए। मतलब जैसे अगर पुरुष है तो गमछा या इस तरह से इसमें आप उसको कर सकते हो। महिला है तो घूंघट या चुन्नी या जो भी इस तरह है, वही एक तरीका है जिससे आप स्टोरी भी लोगों को बता पाते हैं और अपना काम भी पूरी उसके साथ कर सकते हैं। आपने जब बाछड़ा वाले उसको किया था, उसका कोई एग्जांपल? बाछड़ा के इसमें देखिए, मैं आपको सच बताऊं कि बाछड़ा के जितनी भी
बेसिकली बाछड़ा जो मंदसौर वाले एरिया में है, नीमच और मंदसौर के बीच में, वो बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट जो ट्रक ड्राइवर्स है उनके साथ ही वो लोग डील करती हैं। इधर के लोग भी आते होंगे शहर के, तो बेसिकली वो जब आपको कैमरा देखती हैं तो वो मुंह छुपा ही लेती है। और मैंने अभी ये मेरा रिसेंट वाला एक किस्सा है, तो वो मतलब मारा पीटी पे भी आती हैं, क्योंकि उनके जो पुरुष उनके जो हैं वो आपसे लड़ने भी आते हैं। मगर अगर आप तो मुंह तो छुपा ही रहता है, पर आप उनसे वो है उनका भी साथ प्रॉब्लम तो है। अब कई लोग कर रहे हैं, कुछ NGOs जो उनके बीच में काम कर रहे हैं, नाम भूल रहा हूँ उस महिला का, जो उनको हेल्प करना चाहते हैं किसी तरह, मेडिकल वाला, हेल्थ की साइड वाला, तो वो लोग उनके पास जाती है। मैं उनके साथ गया था, तो ऐसे वो बातचीत में बहुत हुआ है एक्सपीरियंस जी। कभी ऐसा भी हुआ एक्सपीरियंस कि जब भी हम कैमरा निकाला तो मतलब वो सब्जेक्ट जो है, प्रोटैगनिस्ट जो है, उसको थोड़ा मतलब क्लोज्ड हो गया, मतलब वो थोड़ी बहुत बात करती थी, बट द मोमेंट वी टुक आउट आवर कैमरा वो बात करना बिल्कुल बंद कर दी। सो देयर इज अ सम काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी भी हो सकता है सब्जेक्ट में, तो वो हम कैसे मतलब अब ऐसा सिचुएशन? नहीं, ऐसी सिचुएशन बिल्कुल आती है, और इसलिए मेरा इसमें वो रहता है कि पहले आप पूरी बात कर लो ताकि आपकी पूरी स्टोरी हो जाए, और उसके बाद अगर आप आइदर फ्रॉम लॉन्ग लेंस से आप अगर उसको शूट कर सकते हैं, मगर आप चूँकि सब फोटोग्राफर साथ में नहीं है, हाँ, तो फिर मोबाइल से अब उसका तो कुछ चीज़ों का तो ऐसा स्टेट मेरे पास जवाब नहीं है, पर वो उस समय ही स्पॉन्टेनियस जो आपका डिसीजन की पहले बात कर लेता हूँ पूरी, उसके बाद फिर मैं फ़ोटो के लिए देखता हूँ। क्योंकि उसके बाद अगर आपने एक फ़ोटो क्लिक किया या 2 फोटो किया, उसके बाद उसने मना कर दिया, तो आपके पास एटलीस्ट उसके कुछ फ़ोटोज़ होते हैं जिससे आप इस्तेमाल करके स्टोरी को इसके साथ लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है थोड़ा रणनीति के साथ में भी काम करने की ज़रूरत पड़ेगी इस विषय पर, क्योंकि एक तो आपको उनका परमिशन भी चाहिए, फिर चेहरा भी नहीं दिखाना दूसरा है। आपको चेहरा, कुछ मीडिया स्टोरीज मुझे याद आते हैं जिन्होंने कुछ अंधेरा करके, हाँ, जो इस तरह के संवेदनशील जो अभी गाइडलाइन आने के बाद तो सब लोग यही करते हैं, मतलब इवन वीडियोस भी किए हैं, क्योंकि वो बातचीत कर रहे हैं लेकिन पूरा अंधेरा है, वो एक डार्क रूम है और वहाँ पर वो बातचीत कर रहे हैं, शेडो के साथ में कर रहे हैं। लेकिन वो थोड़ा एक बहुत, आप जब अपने इस काम पर मतलब खुद को काबिल मानने लगे, या तभी हो सकता है, हाँ तभी हो सकता है वो। तो थोड़ा हम करेंगे, शुरुआत तो करें, फिर प्रकाश जी से हम कभी ऐसे आमने सामने मिलकर भी ऐसे विषयों पर और तैयारी के साथ में बातचीत कर सकते हैं। राकेश भाई, एक साथी का सवाल चैट बॉक्स में है जी, ये शैलेंद्र जी ने, इन्होंने पूछा है कि मोबाइल से फोटो लंबवत या क्षैतिज किस रूप में लेना चाहिए, हाथ स्थिर रखने की टिप्स देंगे क्या, ये मोबाइल में कौन सा कैमरा इस्तेमाल करें, इसके बारे में। देखिए, ये जो आपने पहला उसका जो भाग है उसमें ये कि ये डिपेंड्स कि अगर आप किसी, मतलब आपका वही कहना है मतलब कि हॉरिजॉन्टल या परपेंडिकुलर इस तरह का की बात कर रहे हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये सब्जेक्ट के ऊपर डिफर करता है। अगर मान लो आप किसी का व्यक्ति चित्र ले रहे हैं और अगर उसको पैर उसका दिखाना ज़रूरी है, तो आप फिर उसको वर्टिकल लीजिए। और अगर मान लो कोई खेत में कुछ हो रहा है, या मान लीजिए ये उस समय हॉरिजॉन्टल कीजिए, मतलब जिसमें कि उसका फ्रेम में जो फालतू चीज़ें हैं वो ना आए, और मैक्सिमम आप उसका इस्तेमाल, मतलब फ्रेम की इस्तेमाल कर पाए। जैसे मान लीजिए अगर आपका किसी को आदमी या महिला या पुरुष का फोटो दिखाना हो, तो मुझे लगता है उसको पोर्ट्रेट फॉर्म में ही लेना चाहिए। पर अगर मान लो उसके साथ एक छोटा बच्चा उसके पैर से लगा चिपका हो, तो आपको खड़े होकर ही उसका पूरा लेना चाहिए, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है उस समय। हाथ स्थिर रखने के टिप्स भी मांग रहे हैं। हाथ स्थिर वो नहीं, आप कैसे कर पाते थे ये? क्योंकि कैमरा तो, मोबाइल तो हल्का होता है, वो कैमरा तो काफ़ी भारी क्योंकि आजकल स्टैंड मतलब आते हैं मोबाइल के लिए। अच्छा। तो क्यों नहीं किए, और छोटे होते हैं, बड़े हैंडी होते हैं,
तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर आप कुछ अच्छे चैनल्स में देखें जो महंगे कैमरों के साथ नहीं करते, जो मेरे ख्याल से मोबाइल के साथ शूट करते हैं, उनके पास छोटे छोटे स्टैंड बहुत खूबसूरत और बहुत ही कॉम्पैक्ट स्टैंड है जिसके साथ वो अपनी फोटोग्राफी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। स्टडी शॉट से इंटरव्यू आप इवन एक बार फ्रेम करने के बाद आप देख के उसके बाद आप उसको शूट करते रहिए, मतलब ऑन करके, और आप बातें करते रहिए, तो वो हो सकता है। और एक और सवाल था कि मोबाइल नहीं, कौन सा मोबाइल, ये कौन सा मोबाइल वाला शब्द जो है, इसके लिए तो आप किसी एक्सपर्ट जो मोबाइल में जिसका दखल है ज़्यादा बहुत, या वो दुकानदार या वो, इन तकनीकी पक्षों पर बाद में हम लोग और भी सेशंस कर सकते हैं। हमारे गगन भाई हैं, एक दो साथी और हैं जो किस तरह से हम वो अच्छे फ़ोटो खींच सकते हैं, उस पर वो कर सकते हैं। ये ज़रूर है कि जब हम फ़ोटो खींचते हैं और जब वीडियो बनाते हैं तो दोनों को थोड़ा सा करना चाहिए, क्योंकि जो वीडियो का इस्तेमाल है वो आप जब वीडियो को किसी प्लेटफॉर्म पर रखते हैं तो वो स्क्रीन छोटी हो जाती है, तो इसलिए जब आप आड़े मोबाइल से वीडियो को शूट करते हैं तो वो पूरी फ्रेम को घेर लेता है। तो जब आप वीडियो बनाएंगे तब आप इस तरह के आड़े मोबाइल से ही वीडियो बनाइए। उसमें आवाज़ का ध्यान रखिए कि कोई आवाज़ को जो है प्रॉपर मिल रही हो। तो आप जो कान में आपका डोरी वाला या दूसरा लगाते हैं उसका भी इस्तेमाल कई लोग कर लेते हैं। कई प्रोफेशनल हमारे चैनल वाले लोग हैं, मीडिया वाले, वो इसी तरह से काम करते हैं, तो उसका आप इस्तेमाल करें। और वीडियो हिलने डुलने वाला ज़्यादा ना हो, इसलिए आप जो स्टैंड या ट्राइपॉड का फर्क पड़ता है, करते हैं उससे बहुत फर्क पड़ता है। और जैसे मैं अपनी चर्चाओं में कई बार कहता हूँ कि भारत एक जुगाड़ प्रधान देश है, और तो हम जुगाड़ से बहुत सारे काम चलाते हैं। तो कुछ किसी स्टूल पे रख के, किताब में रख के, तो इस तरह से हम तरह तरह की जुगाड़ करके, तो वो जो आपका मोबाइल है वो स्टैंड रहे और एक अच्छा शूट हो सके। तो ऐसी छोटे छोटे टिप्स हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। छोटी सी चीज़ों को करके और अभ्यास से आप लोग सीख सकते हैं। बस इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि तकनीकी बात तो आपका 1 या 2 पेज में या 8 से 10 टिप्स में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन बड़ी बात जो है कि आप विषय को कैसे समझ पा रहे हैं, आपके सामने जो सब्जेक्ट दिख रहा है उसको आप कितना क्लिक कर पाते हैं, और एकदम आपकी आँख में यदि वो सीन आ रहा है सामने तो वो आपको क्लिक हो रहा है कि नहीं, कि ये फ़ोटो वाला आइटम है, वीडियो वाला आइटम है। कि आप देखते हैं कितने सारे लोग अभी होती है ना कि कोई पुल टूटा है और लोगों ने तुरंत उसका, आजकल कोई चीज़ छुपती नहीं है, जैसे ही कोई पुल टूटता है उसका वीडियो कहीं ना कहीं से आ जाता है। कोई दुर्घटना होती है, उस दुर्घटना का फोटोग्राफ अगले 15-20 मिनट में वायरल होने लगता है। अभी लहसुन वाला एक चल रहा है वीडियो की, किसानों ने लहसुन की फसल बहुत मेहनत से उगाई और उस लहसुन को जो है वो पार्वती नदी में एक पुल से फेंका जा रहा है। तो वो भी किसी आम व्यक्ति ने ही उसको शूट किया होगा, कोई व्यक्ति वहाँ, और वो जो आम आदमी है वो हम और आप जैसे ही लोग होते हैं जो अपने छोटे से फ़ोन के अंदर में उस मूवमेंट को क्लिक कर लेते हैं जो दुनिया भर में अभी देखा जाता है। तो कोई भी चीज़ छुपी नहीं है, और आप खुद भी इस बात का ध्यान रखें कि जो कुछ भी हमारे आसपास चल रहा है उसमें शूट किया जा रहा होता है, इसलिए जो है हमें खुद भी इस तरह से सावधान रहने की ज़रूरत है। कुमारी बोल रही हूँ। हाँ बताइए। मेरा ये सवाल कि हम डॉक्यूमेंट्री फिल्म वीडियो शूट करने के कोई जगह जाते हैं तो कोई लोग हम लोग को देखकर हमारी तरफ क्यों होते हैं, और आते भी है तो करते हैं कि कोई हम लोग के सामने आकर वीडियो कुछ बोलना, माइक को देखकर कोई सामने आता ही नहीं है, कुछ बोलना ही नहीं चाहता। ये तो हेजिटेशन या मतलब थोड़ा सा संकोच होता होगा, पर अब ये समस्या कैसे देखिए। लेकिन यदि कोई नहीं आ रहा है तो बहुत ज़बरदस्ती तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। किसी की भी परमिशन के बाद में ही हम लोग किसी का वीडियो या फ़ोटो शूट करें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आप यदि उनको मकसद अपना समझाएंगे और उनको ये पता चलेगा कि आपके वीडियो या फ़ोटो बनाने से उनका कहीं ना कहीं लाभ है, उनके विषय सुलझने की कोई संभावना बनेगी, आप उनकी बात को ऐसे मंचों पर ले जाएंगे जहाँ से कि, क्योंकि समस्याएं तो मतलब हम लोग जो जाते हैं लोगों के पास में वो समस्याओं को दूर करने के मकसद से ही जाते हैं। तो ये भरोसा यदि उनके साथ में बन जाए तो शायद वो फिर तैयार होंगे, हमें वीडियो भी देंगे, बाइट भी देंगे,
फ़ोटो भी करवा लेंगे। ये एक भरोसे का खेल है जो कि शायद बिल्कुल। एक, और वो एक बार से नहीं होगा, वो बार बार यदि आपकी अपने समुदाय में प्रेजेंस बनेगी, आपको उस समुदाय में पहचान हो जाएगी। पहचान बन जाएगी वहाँ जाके, तो वो एक खुल अच्छा, के, बल्कि खुल के बिल्कुल आएंगे आप। बिल्कुल। तो इसमें केवल फोटोग्राफी कुछ नहीं कर सकती, उससे आगे हमारा जो एक सामाजिक कार्यकर्ता का और समुदाय का क्या रिश्ता है वो ज़्यादा काम करेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि हमारा समुदाय के साथ में एक अच्छा रिश्ता बन पाए, हमारी संस्था की छवि उनके बीच में अच्छी बन पाए, तो ये काम और आसान हो जाएगा। तो साथियों, हमको लगता है कि पिछले 1 घंटे में हमने फोटोग्राफी के और सामाजिक मुद्दों के संदर्भ में फोटोग्राफी के एक चर्चा की है, और इस चर्चा में आपने बहुत सारी नई जानकारियां हम लोगों तक पहुंचाई, कुछ टिप्स दिए हैं, एक पर्सपेक्टिव दिया है, नज़रिया दिया है, और बहुत सारे साथियों के सवालों के जवाब भी दिए। तो प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सब साथियों का भी शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आज की इस चर्चा के बाद में यदि आप सबको लगता होगा कि इसके हमको कुछ और तकनीकी पक्षों को भी समझना है और गहराई से समझना है कि कैसे हम फोटोग्राफ को क्लिक करें, कौन सा मोबाइल का कौन सा लेंस करें, हाथ को कैसे स्थिर रखें, तो इस तरह की यदि चर्चा होगी तो हमारे दूसरे एक्सपर्ट जो हैं उन साथियों को बुलाकर आपके साथ में चर्चा कर सकते हैं। तो आप सब साथियों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए हम विकास संवाद की ओर से आपका बहुत बहुत आभार करते हैं। कुछ और यदि सवाल हो तो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, मेल पर भेज सकते हैं, और हमारे पास कुछ टिप्स वाली जो है वो बुकलेट्स भी है, यदि वो भी आपको चाहिए है तो हम वो बुकलेट भी आपको सॉफ्ट कॉपी आपको मेल पर भेज सकते हैं। तो आप हमको लिख दीजिएगा, और बहुत बहुत आप सब साथियों का शुक्रिया।